सबसे पहले हम आपको ये वीडियो दिखाना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आया है और इसमें 10 से 15 साल के नाबालिग बच्चे सिर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। बच्चा बच्चा है कुर्बान। बच्चा बच्चा है कुर्बान। ये तस्वीरें सिर्फ किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर जाकर दिखाती हूं कैसे देश के अलग अलग शहरों में ये आई लव मोहम्मद के नाम पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और स्क्रीन पर ही आप देखेंगे कि कितने सारे शहरों से ये तस्वीरें आ रही हैं। दरअसल इसके तह तक जाना होगा कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है और कई लोग जो इसे साजिश बता रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो ये पूरा आंदोलन जिस नाम से चलाया जा रहा है वो नाम है आई लव मोहम्मद और यहां मोहम्मद साहब का मतलब इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब से है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीरें अब हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की तस्वीरें, भीड़ ने पुलिस को किस तरह से पीटा है, जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और आरोप यह है कि इस दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी भी हुई है। देखिए इस वक्त देश के कई शहरों में आई लव मोहम्मद के नाम से जुलूस निकाले जा रहे हैं और कई मुस्लिम बहुल इलाकों में तो लोगों ने अपने घरों के बाहर आई लव मोहम्मद नाम के पोस्टर्स लगा दिए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए ये बरेली की तस्वीरें भी आप देखिए। यहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं बरेली में जहां पर ये पोस्टर्स लेकर लोग सड़कों पर निकले हैं, घरों के बाहर ये पोस्टर लगा रहे हैं। तो आखिर इसका मतलब क्या समझा जाए, ये क्यों करने की ऐसी नौबत आई है? आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर नारेबाजी भी हो रही है और ये पोस्टर्स लोग अपने घरों के बाहर ऐसे जो इलाके हैं उनमें टांग रहे हैं। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? इसके अलावा महाराष्ट्र के नागपुर में जहां आज एक जुलूस निकाला गया, इसमें भी आप देख सकते हैं कि लोगों के पास ऐसे ही पोस्टर्स थे जिन पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। जहां जहां बच्चे हैं, एक बार ध्यान रखिए, जहां जहां बच्चे हैं वहां वहां पर हम उसको मोज़ेक करके दिखा रहे हैं क्योंकि नाबालिग बच्चों को ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल किया गया है, लेकिन हम टीवी पर उनका चेहरा नहीं दिखाएंगे। देखिए ये पहले ये रिपोर्ट देखिए, वहां की तस्वीरें देखिए। हमारे नबी की क्या पहचान, हमारे नबी की क्या पहचान। लब्बैक 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 या रसूल। हमारे नबी की क्या पहचान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। हमारे नबी की क्या पहचान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश के अलग अलग शहरों में आई लव मोहम्मद के नाम से ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं और इसमें छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को शामिल करने का आखिर क्या मतलब है। तस्वीरें देखिए, ये पूरा विवाद उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ जहां 5 सितंबर को हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच एक पोस्टर को लेकर झगड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग एक जुलूस निकालने वाले थे जिसे 12 वफात भी कहते हैं। ये जुलूस ईद मिलादुन नबी के मौके पर निकाला जाता है जिसे पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म और इंतकाल दोनों के दिन माना गया है। लेकिन हिंदू पक्ष का आरोप था कि इस जुलूस के दौरान मुस्लिम पक्ष के लोगों ने एक ऐसी जगह पर आई लव मोहम्मद नाम का लाइट बोर्ड लगा दिया जिसकी ना तो पुलिस से कोई अनुमति ली गई और ना ही इससे पहले यहां कभी भी ऐसा कोई बोर्ड लगा था। यह भी आरोप लगा कि हिंदू पक्ष के लोगों ने इस पोस्टर को फाड़ दिया था, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने उनके जागरण के एक पोस्टर को फाड़ दिया था। और इस विवाद के बाद कानपुर में तनाव फैल गया। पुलिस ने इस मामले को शांत कराने के लिए दोनों पक्षों के बीच समझौता करा भी दिया था, लेकिन बाद में यह विवाद तब और बढ़ गया जब इस घटना के 4 दिन बाद 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की और 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों को इसमें नामजद, माफ कीजिएगा, इसमें उनको आरोपी बनाया गया और इसी के बाद
पूरे देश में यह खबर फैल गई कि मुस्लिम पक्ष ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया तो योगी सरकार में उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। अब समझिए, पोस्टर लगाया इसलिए मुकदमा दर्ज हो गया या बैनर पोस्टर फाड़े एक दूसरे के इसलिए मुकदमा दर्ज हुआ। बहरहाल जो भी बात थी, उसके बाद से यह खबर पूरी तरह से फैल गई कि योगी सरकार में चूंकि आई लव मोहम्मद का पोस्टर बैनर लगा दिया इसलिए एफआईआर दर्ज हो गई। और उसी के बाद से कानपुर की घटना के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के लोग ये जुलूस निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब आई लव मोहम्मद का पोस्टर पूरे देश में लहराएगा। हालांकि हम आपको बताना चाहते हैं कि इस मामले में सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर मुस्लिम पक्ष को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, भड़काने की कोशिश हो रही है। मैं आपको दिखाती हूं, कानपुर पुलिस ने बताया है इस मामले में कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एक बार फिर से सुनिए, आई लव मोहम्मद का पोस्टर कानपुर में लगाने पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यही बात भड़काई जा रही है, जिसमें साफ साफ है पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर का वो उल्लेख ये है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। इस मामले को समझिए, ये पोस्टर जितने भी लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है वो सभी लोग ध्यान से सुने। ये एफआईआर जो कानपुर में दर्ज की गई है, ये पोस्टर या आई लव मोहम्मद लिखने के नाम पर की ही नहीं गई है। ये की गई है गलत जगह पर, जहां की अनुमति नहीं थी वहां पर लगाने के लिए और दूसरे पक्ष के पोस्टर्स फाड़ने के लिए ये एफआईआर दर्ज की गई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति ना फैलाई जाए। तो पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर जो है वो इस पूरे मामले में लगातार ये कोशिश कर रही है कि लोगों के बीच में जो भी इसको लेकर गलत बातें या भ्रम फैलाई जा रही है उनको रोका जाए। कानपुर पुलिस के इस जवाब के बाद आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर गुमराह कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। देश भर के मुसलमान ये मान ले कि कानपुर में आई लव मोहम्मद नाम के इस पोस्टर को लगाने पर मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा है, जबकि पुलिस कह रही है कि ये सच नहीं है। कुछ लोग इनमें से गलत काम करते हुए पकड़े गए, यानी जहां पर अनुमति नहीं थी वहां पर जाकर इसे लगाया और दूसरे पक्ष के पोस्टर्स को फाड़ा। और हमने एफआईआर भी पढ़ी, उसमें भी कहीं ये नहीं लिखा है कि इन पोस्टर्स को लगाने के लिए आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई का कारण यह है कि ये पोस्टर गलत जगह पर, जहां पर इजाजत नहीं ली गई थी, वहां लगाया गया और कुछ लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी भी सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं, 15 सितंबर को उन्होंने भी एक पोस्ट डाला है। कुल मिलाकर कैसे सोशल मीडिया पर यह बवाल बढ़ता बढ़ता जिस हद तक आ गया है ना कि हमें आपको ये खबर ऐसे बतानी पड़ रही है। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर यह हो रहा है। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिन्होंने 15 सितंबर को एक्स पर एक पोस्ट लिखा और इसे भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं। जूम इन करके दिखाइए। लिख रहे आई लव मोहम्मद और वो एडीजी जोन कानपुर को लिख रहे हैं कि ये जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बराए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, क्यों दिल से मैं फिदा न करूं जान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल। ये बात बड़ी अच्छी है, लेकिन घटनाक्रम तो भी जाने, और वो भी बैरिस्टर साहब हैं, वकील साहब। वकील साहब तो कानूनी पेचीदगियां बड़े अच्छे से समझते हैं, लेकिन क्या धर्म के नाम पर लोगों को उकसा रहे हैं? अगर आज सड़कों पर इस तरह से पुलिस के खिलाफ या कहीं पर पत्थरबाजी हो रही है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? ओवैसी साहब के इस पोस्ट को आपने सुन लिया है। अब इसमें मामला यही है कि उनको कैसे समझाया जाए कि गलत बात मत बताइए। बात सिर्फ इतनी है कि जहां की इजाजत थी वहां पर यह पोस्टर नहीं लगाया गया, और दूसरे पक्ष के पोस्टर्स को फाड़ने के आरोप में यह एफआईआर दर्ज की गई। हमें लगता है कि इस मामले में लोगों को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको भी कोई ये कह रहा है कि कानपुर में आई लव मोहम्मद कहने पर पुलिस ने या फिर पोस्टर लगाने पर जहां अनुमति मिली थी वहां पर पोस्टर लगाने से ये एफआईआर दर्ज की गई, तो ये जानकारी पूरी तरह सही नहीं है। पूरी तरह से ये झूठ देश के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने के लिए फैलाया जा रहा है। इसमें मत उलझिए। सबसे बड़ी बात क्या है, वो ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो ऐसे विरोध प्रदर्शनों में नाबालिग बच्चों को लेकर आ रहे हैं और इनसे आपत्तिजनक धार्मिक नारे लगवाए जा रहे हैं।
हम आपको ये सारी तस्वीरें ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि इन विरोध प्रदर्शनों में 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हुए हैं। और आप खुद सोचिए कि इन बच्चों के दिमाग में किस तरह का जहर भरा जा रहा है और ये लोग एक गलत खबर पर विश्वास करके अपने शहर की पुलिस को निशाना बना रहे हैं। भारत में सार्वजनिक जगहों पर बिना इजाजत किसी भी तरह के पोस्टर, बैनर या विज्ञापन लगाने को गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन समस्या यह है कि इस देश में इन कानूनों का कभी भी सख्ती से पालन ही नहीं होता। आप देखते होंगे चुनावों के इर्द गिर्द नेता जहां जाते हैं, जिस दीवार पर चाहते हैं अपनी पोस्टर लगा देते हैं। अब लीजिए दीवार आपके कॉलोनी की और चेहरा उस पे नेताजी का। और उसी तरीके से अलग अलग जगहों पर कभी कोई कुछ इश्तेहार लगाता है, कभी कोई ट्यूशन का इश्तेहार लगता है, कभी कोई वजन घटाने का इश्तेहार लगा देता है। खुद राजनीतिक पार्टियां, जैसे हमने आपको बताया, इन कानूनों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करती हैं। सड़क, गली, मोहल्ला, स्थानीय नेता अपना पोस्टर लगा देते हैं और दीवार पर चस्पा कर देते हैं। चुनाव खत्म, लेकिन उनका चेहरा रोज देखते रहिए अपनी दीवार पर। इन नियमों का कोई पालन करने को तैयार नहीं। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पुलिस के लिए यह समझाना मुश्किल हो जाता है कि सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के पोस्टर और बैनर लगाना गैर कानूनी है। और खास तौर पर जब धार्मिक कॉनोटेशन के साथ इस तरह के पोस्टर्स लगाए जाते हैं तो उसको लेकर सावधानी की जरूरत है। और कानपुर की घटना में भी यही हुआ, लेकिन अब ये आग पूरे देश में फैल रही है और आई लव मोहम्मद को देशव्यापी आंदोलन बनाने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि आंदोलन लोगों को गुमराह करके कराया जा रहा है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम पिछले हफ्ते तक इस बात के लिए रोना धोना कर रही थी कि भारत के खिलाड़ियों ने उनसे हाथ नहीं मिलाया, उसी पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने अब इन्हीं हाथों से खेल भावना की कैसे धज्जियां उड़ाई हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ी गाली गलौच लड़ाई पर उतर आए हैं। अपना असली चेहरा एक बार फिर से दिखा दिया है, क्योंकि पिछले मैच में बुरी तरह से हारने के बाद पता था कि एक बार फिर वही हाल होना है, तो फिर दिखा दिया अपना असली रंग। कल एशिया कप में हुए सुपर 4 के मुकाबले में दोनों भारतीय ओपनर्स अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पहली बॉल से ही पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुलाई शुरू कर दी और ये धुलाई देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ी आपे से बाहर हो गए। इन लोगों ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ बहस की, गाली गलौच शुरू कर दी। लेकिन जब अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पलटवार शुरू किया तो पाकिस्तानी गेंदबाजों की सारी आक्रामकता, बड़बोलापन कुछ ही सेकेंड्स में फुस हो गया। हमारे खिलाड़ी सिर्फ चौके छक्के ही नहीं लगा रहे थे, बल्कि वो पाकिस्तानी गेंदबाजों को उनकी भाषा में जवाब दे रहे थे। हमने खेल भावना का सम्मान किया, लेकिन सोचिए पाकिस्तान, एक एक हरकत उनकी देखिए। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान बार बार साबित करता है कि क्यों उसका हमें बहिष्कार करना चाहिए। उसके अंदर भारत के लिए आखिर कितनी नफरत भरी हुई है। 14 सितंबर को जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मैच हुआ था, तभी से पाकिस्तानी टीम इंडिया के खिलाफ नफरत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। उस मैच में भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था और इस पर पीसीबी ने खूब नौटंकी की, तमाशा किया, आईसीसी तक शिकायत लिखवा दी। इस तमाशे के बाद पाकिस्तानी टीम और उनके फैंस को कल के मैच का बहुत बेसब्री से इंतजार था और वो चाहते थे कि पाकिस्तान की टीम इस मैच को जीतकर अपने अपमान का बदला ले, लेकिन एक बार फिर उनका सपना ही रह गया और भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से हराया और एक बार फिर ऐसा नहीं लगा कि इस मैच में पाकिस्तान जीत सकता है। वैसे कल पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके गेंदबाजों के हाथों में बॉम्ब और बल्लेबाजों के हाथों में बंदूकें हो। पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलने के मकसद से नहीं, बल्कि टीम इंडिया को डराने के मकसद से आए थे और वो हमारा अपमान करना चाहते थे, क्योंकि हमसे जीतना तो उनके लिए संभव था ही नहीं। जिस तरह युद्ध में हारकर पाकिस्तान की सेना और सरकार बौखला जाती है, उसके सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री दुनिया में भारत के प्रति अपनी नफरत दिखाते हैं, ठीक वैसे ही नफरत कल के मैच में पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों ने दिखाई। पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने जब अपने 50 रन पूरे किए तो उस जश्न ऐसे मनाया जैसे वो AK-47 राइफल से सबको शूट कर रहा हो। इस सेलिब्रेशन ने क्रिकेट फैंस को नाराज किया। उनका कहना है कि जेंटलमैन्स गेम में गोलियां चलाने की एक्टिंग करना आपत्तिजनक है। हालांकि पाकिस्तानी टीम के फैंस इस सेलिब्रेशन को देखकर बड़े खुश हो रहे थे। वो इस बात से खुश हुए कि उनके खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के सामने गन सेलिब्रेशन करके अपनी ताकत दिखाई, लेकिन फिर इनकी खूब ठुकाई उन्हीं फैंस ने की, क्योंकि पाकिस्तान की भद पिटवा दी इन्होंने। हालांकि साहिबजादा फरहान का ये सेलिब्रेशन पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहा है।
सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं कि साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के नेशनल स्पोर्ट्स यानी आतंकवाद का प्रमोशन कर रहा है और लोगों ने इस सेलिब्रेशन को आतंकी माइंडसेट वाला सेलिब्रेशन बताया। उनका कहना है कि इस तरह के सेलिब्रेशन से पता चलता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आतंकवाद को समर्थन देने वाली कैसी कट्टर सोच रखते हैं और इसी सोच को वो मैदान में भी लाते हैं। कल के मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी अलग ही माइंडसेट के साथ मैदान में उतरे थे। साहिबजादा बंदूक से गोलियां चलाने की एक्टिंग कर रहा था तो हैरिस राउफ फाइटर जेट्स को गिराने के एक्शन कर रहा था। हैरिस राउफ जब बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे तो दर्शकों ने उन्हें विराट कोहली के नाम पर चढ़ाना शुरू किया और फिर इसने अपने असली रंग दिखाई ही दिए। कुछ ऐसी ही एक्टिंग उन्होंने तब भी की जब उन्होंने भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन का विकेट लिया। यहां भी वो फाइटर जेट उड़ाने और क्रैश होने की एक्टिंग कर रहे थे। ये देखिए, ये इनका तरीका है, इस मानसिकता के साथ ये मैदान में उतरते हैं, बार बार हारने। कभी युद्ध के मैदान में हारते हैं, जश्न मनाते हैं, कभी यहां पर पिटते हैं, जश्न मनाते हैं। वो तो अच्छा है ये मैच लाइव चलता है, वरना इसको भी अपनी जीत वो बता देते हैं। विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए आक्रामकता दिखाना गलत नहीं है। कई बार खिलाड़ी अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन के नाम पर गोलियां चलाने की एक्टिंग की क्या किसी भारतीय खिलाड़ी ने? फाइटर जेट मार गिराने की एक्टिंग कभी की क्या? दूसरे टीम के खिलाड़ियों से गाली गलौज करना किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता है और यही पाकिस्तान की वो आतंकी मानसिकता है जो बच्चे बच्चे में भरी जाती है और इसी वजह से जब आप उनको क्रिकेट के मैदान में देखते हैं तो देखिए तौर और तरीका। कल के मैच में भी कई बार ऐसा हुआ जब हैरिस राउफ भारतीय बल्लेबाजों से गाली गलौज करते नजर आए। गेंदबाजी के दौरान वो लगातार अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से बहस कर रहे थे। हैरिस राउफ की एक बॉल पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया था और इसके बाद हैरिस राउफ ने दूसरे एंड पर खड़े अभिषेक शर्मा को अपशब्द कहे थे, जिस पर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोनों ने मिलकर हैरिस को अच्छा सबक सिखाया। हैरिस राउफ ही नहीं बल्कि शाहीन अफरीदी मैदान में भारतीय खिलाड़ियों से उलझने की कोशिश की और वो भी लगातार भारतीय खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ कह ही रहे थे। अभिषेक शर्मा ने लेकिन वो मजेदार अनुभव भारतीयों को दिया। शाहीन अफरीदी का स्वागत छक्के से किया, पहली बॉल, और बड़े वीडियोस वायरल हो रहे हैं, खोज के देखिएगा, जिसमें एक पाकिस्तानी लड़की बार बार कह रही है पहली गेंद है अभी आउट होंगे और उस पर लग जाता है छक्का, उसका बन जाता है चेहरा और उसके बगल में बैठा युवक खूब जोर जोर से हंसने लगता है उस पर। वो फिर कहती है अब इस बार होगा। देखिए, शाहीन अफरीदी का स्वागत छक्के से किया अभिषेक शर्मा ने और इस छक्के ने शाहीन अफरीदी को भड़का दिया। उसने गुस्से में अभिषेक शर्मा को कुछ बोल दिया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने भी उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। लगभग हर पाकिस्तानी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों से उलझने में लगा रहा। उन्हें पता था कि ईमानदारी से खेलकर टीम इंडिया से नहीं जीता जा सकता, इसलिए वो भारतीय बल्लेबाजों को बहस में उलझा रहे थे ताकि जीत से, लक्ष्य से उनका ध्यान भटके। इस मैच को लेकर पाकिस्तानी फैंस को बहुत उम्मीदें थी। उनका कहना था कि जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर अपमानित किया था, ठीक वैसे ही पाकिस्तानी टीम भी मैच जीतकर भारत से बदला ले। लेकिन सपना ही रहता है और अब उनकी निराशा साफ दिख रही है। वैसे वो टीवी फोड़ने वाला विजुअल देख के मुझे ध्यान में आया कि एलईडी आए हुए जमाने में, एलसीडी स्क्रीन्स आए हुए बड़े बड़े, कितना जमाना हो गया है, पर आज भी कौन से टीवी है ये जो उनके पास पड़े हैं जिस पे वो टीवी देखते हैं, मैच देखते हैं और उन टीवीज को फोड़ते हैं। बहरहाल पाकिस्तानी खिलाड़ी, फैंस और पीसीबी सूर्य कुमार यादव से सबसे ज्यादा नफरत कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में हाथ ना मिलाकर पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती की थी कि वो सदियों तक याद रहेगा और कल के मैच के बाद उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तानी टीम और पीसीबी को करारा जवाब दिया है। इस बार उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच कांटे की टक्कर होने के सवाल को सिरे से नकार दिया। आप भी सुनिए। और सूर्य कुमार यादव ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। T20 में भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है। टीम इंडिया पाकिस्तानी टीम से कहीं आगे है। भारत पाकिस्तान के बीच अभी तक 15 T20 मैचेस हुए हैं, जिसमें भारत ने 12 मैच जीते हैं, पाकिस्तान केवल 3 मैच। T20 विश्व कप में तो पाकिस्तान का और भी बुरा हाल रहता है। इसमें भारत और पाकिस्तान 7 बार आमने सामने आए और 6 मैचेस भारत ने जीते, पाकिस्तान ने 1 मैच जीता था। सोचिए उनकी परफॉर्मेंस की क्या स्थिति है। पीसीबी को लगता है कि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी भारत के खिलाफ खेलने से डरते हैं और यही डर पाकिस्तान की हार का बड़ा कारण बनता है और इसी को देखते हुए अब पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम के लिए एक मल्टी लेवल का मोटिवेशनल स्पीकर को हायर किया है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
मोटिवेशनल स्पीकर का नाम है डॉक्टर रहीम करीम। इनका पहला काम यह है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सिर से भारत की टीम का खौफ कम करना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुनिए इसको। इनको हायर किया गया है, मतलब ये कई फोरम्स पे, मल्टी फोरम्स पे जाते रहे हैं डॉक्टर रहीम करीम। और इनका काम क्या बताया गया? इनका, जैसे आप नौकरी में जाते हैं तो आपको KRA दिया जाता है, की ऑब्जेक्टिव्स क्या पूरे करने, वो सब। इनका काम है कि पाकिस्तान की खिलाड़ियों के मन से खौफ निकालना है, भारत का खौफ कम करना है। और शायद यही वजह है कि कल के मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने खेल से ज्यादा गाली गलौज से जीतने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इसके बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाए। मुंह की खाई, धूल चटा दी भारतीय टीम ने, और इतनी बेइज्जती कराने के बाद बड़े बेआबरू होकर क्रिकेट के मैदान से ये पाकिस्तानी खिलाड़ी निकले। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एक इकोसिस्टम है, लेकिन और इस इकोसिस्टम में कई बार हमारे देश के कुछ लोग भी शामिल हो जाते हैं, जो सिर्फ सरकार का विरोध करने के चक्कर में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इन घटिया हरकतों को खूब फैलाते रहते हैं, तरह तरह की बातें लिखकर। और यहां आज आपको ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसे मामलों में हमारे देश के लोग, हमारे नेता एकजुट नहीं दिख सकते? हम यहां क्यों हारने लगते हैं? और ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ सरकार को कोसने के लिए, सरकार के खिलाफ एक मुद्दा बनाने के लिए इस इकोसिस्टम के लोग ये भूल जाते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों की घटिया हरकतों को फैला रहे हैं और उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं। पाकिस्तानी टीम इस बात के लिए हमेशा बदनाम रही है कि जब ये लोग खेल में नहीं जीत पाते, तब ये मैदान पर लड़ाई और गाली गलौज से मैच जीतने की कोशिश करते हैं। उस इकोसिस्टम से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर इन पाकिस्तानी खिलाड़ी के वीडियोस आप डाल भी रहे तो इनके खिलाफ लिखिए, बताइए इनका सच। क्योंकि हमेशा ये याद रखिए, जैसे जैसे आप इसको अपना सियासी हथियार बनाते हैं, वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। अब देखिए, जिस तरह का सेलिब्रेशन साहिबजादा फरहान ने किया है, वो पाकिस्तान खिलाड़ियों की भारत को नफरत दिखाता है। और इसके कई उदाहरण पहले भी सामने आ चुके हैं। साल 2021 में T20 विश्व कप के दौरान मोहम्मद रिजवान ने ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर नमाज पढ़ी थी, जिसको लेकर खूब बवाल हुआ। ये मैच पाकिस्तान जीत गया था और तब पूर्व क्रिकेटर वकार यूनुस ने कहा था कि जीत के बजाय इस मैच की सबसे अच्छी बात यह थी कि मोहम्मद रिजवान ने हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ी। अब सोचिए, मानसिकता देखिए इन खिलाड़ियों की। वो कह रहे हैं जीत से भी बड़ी बात यह है कि उसने हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी। यानी उनके नजरिए से पाकिस्तान की जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण था हिंदुओं के आगे नमाज पढ़ना। इसी तरह से इमरान खान ने एक बार कहा था कि वो भारत पाकिस्तान मैच को जिहाद की तरह देखते हैं। इमरान खान के इस बयान का जिक्र पूर्व भारतीय उच्चायुक्त जी पार्थसारथी ने किया था। उन्होंने बताया था कि साल 1982 में भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी। उस वक्त एक पाकिस्तानी पत्रकार ने इमरान खान से पूछा था कि वो भारत के खिलाफ इतनी अच्छी बॉलिंग कैसे कर लेते हैं। तब उन्होंने कहा था कि जब भी वो भारत के खिलाफ खेलते हैं, वो इसे खेल की तरह नहीं बल्कि कश्मीर के बारे में सोचते हैं और इसे जिहाद समझते हैं। आप खुद सोचिए, ऐसी टीम, ऐसे खिलाड़ी मैच जीतने के लिए मैदान पर बेईमानी पर उतर आते हो, उस टीम के खिलाड़ी मैदान में गाली गलौज, लड़ाई, गन सेलिब्रेशन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अमेरिका में 21 सितंबर से H1B वीजा को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं और ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसके बारे में पूरी दुनिया में इस वक्त बातें हो रही है। H1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है और इसे ऐसे लोगों को जारी किया जाता है जो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर रिलेटेड जो जॉब्स हैं, आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं। सरल शब्दों में कहें तो भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद कई युवाओं का ये सपना होता है कि वो अमेरिका में जाकर वहां पर नौकरी करें, अपने परिवार के साथ रहें। इसी नौकरी के लिए उन्हें H1B वीजा लेना होता है, जिस पर अमेरिका ने अब नए नियम लागू कर दिए हैं। पहले इस वीजा के आवेदन करने पर $2,000 से $5,000 यानी $2.25 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए की फीस देनी होती थी। लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फीस को बढ़ाकर $1 लाख यानी 88 लाख रुपए कर दिया है। 1 करोड़ रुपए से सिर्फ 12 लाख कम। अब अगर कोई भारतीय पेशेवर अमेरिका में नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो उसकी कंपनी को यह वीजा जमा करानी होगी और अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि यह वन टाइम फी होगी और इसे सिर्फ नए आवेदकों पर ही लागू किया जाएगा जो पहले से हैं, और जिनको सिर्फ रिन्यूअल करना है उन पर यह लागू नहीं होगा। यानी जो लोग अभी अमेरिका में H1B वीजा पर नौकरी कर रहे हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होगा।
इसके अलावा अगर ये लोग छुट्टियों पर अपने परिवार के साथ भारत आए हुए हैं तो इन पर 21 सितंबर के बाद अमेरिका लौटने पर ये नई फीस लागू नहीं होगी। ये फीस सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होगी जो पहली बार H1B वीजा के तहत अमेरिका में नौकरी के लिए आवेदन देंगे और वन टाइम फी के तौर पर इनसे भारतीय रुपयों में 88 लाख रुपए लिए जाएंगे, जो पहले के मुकाबले 20 गुना ज्यादा है। अब देखिए, अगर आप इसको भारत के नजरिए से देखिए, युवाओं के सपनों के नजरिए से देखिए, क्योंकि कई लोग हमेशा ये सोचते हैं कि वहीं पर अमेरिका में ही जाकर बसना है, वहीं पर नौकरी करनी है। यहाँ दो बातें अभी स्पष्ट नहीं है। पहली बात यह है कि जो भारतीय अमेरिका में अभी वहां पर आप समझ लीजिए कि नौकरी कर रहे हैं, क्या वो अपने H1B वीजा को अब 3 साल बाद रिन्यू कराएंगे तो उन्हें कितनी फीस देनी होगी? क्योंकि ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि अगर उसमें बदलाव नहीं किए गए हैं तो जो रिन्यूअल फीस है वो पुराने हिसाब से ही चलेगा, लेकिन अभी डिटेल्स के लिए इंतजार करना होगा। दूसरा, नए आवेदकों से जो 88 लाख रुपए की वन टाइम फी ली जाएगी, क्या वो वीजा रिजेक्ट होने पर वापस मिलेगी या वापस नहीं मिलेगी? क्योंकि पहले अगर आपका वीजा जब 2.25 लाख की आप फीस देते थे और वीजा रिजेक्ट हो जाता था तब वो फीस वापस नहीं मिलती थी, लेकिन अब अगर 88 लाख रुपए आप दे रहे हैं और वीजा रिजेक्ट हुआ और ये 88 लाख रुपए आपको क्या वापस नहीं मिलेंगे, ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर अब कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि नए नियमों से भारतीयों का अमेरिका में नौकरी का जो सपना है बहुत सारे लोगों का, वो कैसे टूटेगा। देखिए, अमेरिका में अगर आप देखिए तो H1B वीजा को लेकर काम करने वाले भारतीयों की सालाना सैलरी कितनी है? $75,000 75,000 से लेकर 1 लाख। अमेरिका में H1B वीजा पर काम करने वाले 59% भारतीयों, ये जो पहला वाला ग्राफिक्स है यहाँ का, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लीजिए, ये वाला 59% जो भारतीय है उनका सालाना वेतन 88.3 लाख रुपए से कम है, यानी 88.3 लाख रुपए से कम है। ये देखिए, अब यहां पर आप देख रहे हैं जो ये 47%, ये 59% भारतीयों की सालाना तनख्वाह $1 लाख यानी 88 लाख रुपए से कम है, जितना उनको वीजा देना है। आप ये पूरा ब्रेकअप देख सकते हैं। इन आंकड़ों से आप ये समझ पाएंगे कि अमेरिका H1B वीजा के लिए जितनी फीस ले रहा है उतनी तो 60% भारतीयों को वहां पूरे साल में तनख्वाह नहीं मिलती है। आप H1B वीजा के लिए जो 88 लाख के करीब रुपया ले रहे हैं, इतनी कमाई तो लगभग 59% भारतीयों की सालाना वेतन है। एक साल का पूरा वेतन आप कह रहे हैं कि उनको वापस कर दिया जाए, H1B वीजा के जरिए वहां पर उनको भुगतान करना पड़ जाए। इस नई फीस का सबसे ज्यादा असर भारत के लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि हर साल सबसे ज्यादा H1B जो वीजा है वो भारत के लोगों को जारी होते हैं, और आप इस ग्राफिक्स में भी देख सकते हैं सबसे ज्यादा भारत को, जूम इन कीजिए, 74.1%। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो IT सेक्टर में, तमाम सेक्टर्स में सबसे ज्यादा भारत के ही लोग होते हैं, और 74.1% जो H1B वीजा अमेरिका में इशू हो रहा है, 2021 का ये आंकड़ा है, वो भारत को हुआ है 74%। बाकी वीजा सोचिए दूसरे देशों में। अब आइए साल 2023 पर 72.3%, थोड़ी सी इसमें गिरावट आई थी, और फिर अब आ जाइए वर्ष 2024 में, जहां पर भारत का 71% और चाइना का आप देखिए 11.7%। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है, ब्रेन ड्रेन शब्द का इस्तेमाल होता है कि भारत से जितने बहुत ही जिसको आप कह सकते हैं कि अच्छे और IT प्रोफेशनल्स हैं, उस सभी के सभी अमेरिका का रुख करते हैं, और सोर्स इसका USCIS है, जिसके जरिए हम आपको ये पूरे आंकड़े दिखा रहे हैं। अमेरिका एक साल में 65,000 H1B वीजा जारी करता है, और कुछ देश परिस्थितियों में वो अतिरिक्त, कुछ देशों के लिए अगर आप देखें, अगर कुछ विशेष परिस्थिति आ गई तो वो अतिरिक्त 20,000 H1B वीजा जारी कर सकता है, लेकिन इस श्रेणी के ज्यादा वीजा कभी जारी नहीं हो सकते। लेकिन अभी राष्ट्रपति ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वीजा प्रोग्राम से अमेरिका के मूल नागरिकों की नौकरियां छीनी जा रही हैं, और वो अब और ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन अब जरा आप इस आंकड़े को भी देख लीजिए, ये आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़, कुल कामगार 17 करोड़, IT, बैंकिंग, मेडिकल सेक्टर के कामगार सिर्फ 2 करोड़, और H1B वीजा पर काम करने वाले कितने हैं?
0.26%, 0.26%, 1% भी नहीं है। जितने 17 करोड़ लोग कुल वहां पर कामगार हैं, उनमें 0.26% सिर्फ H1B वीजा पर काम करने वाले लोग हैं। और वहां डोनाल्ड ट्रंप ये बवाल मचा रहे हैं कि अमेरिकियों की नौकरी ले जा रहे हैं H1B वीजा वाले। 2 करोड़ कामगार आईटी, मेडिकल, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं। और ये देखिए जो नौकरियां की जा रही हैं 0.26% है। और वहां पर लोगों को क्या समझाया जा रहा है? उनको समझाया जा रहा है कि H1B वीजा पे काम करने वाले लोग अमेरिकियों की पूरी नौकरी ले रहे हैं। और कुल जो ऐसे लोग हैं वो 0.26% है। H1B वीजा वाले जो स्किल्ड लोग हैं, वो स्किल्ड लोगों का आंकड़ा 2.25% है। ये भी एक बार जूम इन करके दिखा दीजिए। तो ये देखिए स्किल्ड लेबर जो है, जो अलग अलग बड़े बड़े जो आप समझ सकते हैं आईटी सेक्टर से जुड़े हुए इंजीनियर्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो आईटी प्रोफेशनल्स 2.25% है, यानी लगभग 2.25% है। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि अमेरिका का यह दावा पूरी तरह सही नहीं है कि सिर्फ H1B वीजा पर आने वाले लोगों के कारण अमेरिका के लोगों की नौकरियां छीनी जा रही हैं। हकीकत तो यह है कि जो भारतीय इस वीजा पर अपना देश छोड़कर अमेरिका में नौकरी करने के लिए जाते हैं, वो वहां की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इसका श्रेय उनको दिया जाए, लेकिन जो उनका हक है वैसे ही वहां पर कम वेतन पर उनसे काम कराया जाता है। और अब जरा आप इन आंकड़ों को देखिए, जिसको देखकर आप हैरान रहेंगे। अमेरिका में H1B वीजा पर काम करने वाले लोगों की संख्या 7,30,000 है। इनके परिवारों को मिला लें तो कुल 13 लाख लोग H1B वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं। ये पहला वाला जो पूरा ग्राफिक है ये दिखा दीजिए। 7,30,000 लोग कुल है जो H1B वीजा पर है, और परिवार मिलाकर अगर आप देख लीजिए तो 13 लाख लोग हैं, जिनमें 70% भारतीय हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन H1B वीजा वालों में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हर साल लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं। 7.5 लाख करोड़ जो ऊपर में आप देख रहे हैं। सरकार को इन्हीं H1B वीजा वालों से हर साल 2,12,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स मिलता है, जो सेकंड कॉलम है, और 97,000 करोड़ रुपए का लोकल टैक्स मिलता है इनको, इन लोगों से। H1B वीजा पर अमेरिका में रहकर नौकरी करने वालों के पास 3 लाख घर हैं H1B वीजा होल्डर्स के पास, और 10 लाख गाड़ियां उनके पास हैं। और इन लोगों ने अमेरिका की टेक कंपनियों के लिए बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, इन्हें वहां पहुंचाया है जहां ये कंपनियां इनके बिना कभी नहीं पहुंच पाती। आप इस सूची को देखिए, जिन 10 बड़ी कंपनियों ने सबसे ज्यादा H1B वीजा पर लोगों को नौकरियां दी, उनमें 8 कंपनियां अमेरिका की हैं। इन कंपनियों ने भारत के प्रतिभाशाली लोगों को अपने देश में नौकरी के लिए बुलाया, वहां पर काम कराया। जूम इन करके दिखाइए, क्योंकि यहां पर वो पढ़ नहीं पाएंगे हमारे दर्शक। 17.3% कौन है? Amazon सबसे पहले 17.3% Amazon पे है, Amazon.com। Infosys 15.5%, 2%, 15.2%। Cognizant 11.8%। Google जहां पर 10% काम कर रहे हैं इस वक्त H1B वीजा पर नौकरी देने वाली जो कंपनियां हैं, वो कितनी देती हैं H1B वीजा पर? 10% नौकरियां गूगल देती है। 17.3% Amazon, Infosys 15.2%। अब देखिए TCS 9.8%, लगभग 10%। ऐसे ही मेटा प्लेटफॉर्म्स जो है वो 9% के आसपास नौकरियां H1B वीजा पर देती है। माइक्रोसॉफ्ट 8.8% नौकरियां H1B वीजा पर देती है। एप्पल कंपनी 7.2%। HCL अमेरिका 5.5% H1B वीजा पे नौकरियां देती है, और IBM 5.4%। सोर्स इसका भी USCIS। आप इस नक्शे को अब देखिए और खुद सोचिए कि पूरी दुनिया में भारत और चाइना IT टैलेंट के कैसे पावर हाउस है। आपके सामने है, सबसे पहले यहां पर पहुंचिए। ये हब है, ये गढ़ है, और इसी के दम पर भारत अगर आप देखें तो ह्यूमन रिसोर्स का इतना बड़ा एक्सपोर्टर बना। 30% जो IT टैलेंट है वो भारत में है। चाइना 2.5, 2.5% से ऊपर है। चीन में 32.5% है। हर 1 लाख लोगों पर
कितने आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आईटी टैलेंट का कैसा हब है। अमेरिका 15 पर है, यानी भारत से आधे पर है। अब दूसरे हिस्से में चलते हैं। यहां बीच में एक पोलैंड है जो कि रिकॉग्नाइजेबल 1.9% है, वरना पूरा इधर आ जाइए। पूरे अमेरिका में भारत अगर 30 है तो अमेरिका 15 है, कनाडा 5.4 है। ये बात सही है। देखिए मेक्सिको 2.1 है और यहां पर अर्जेंटीना 2.3 है, 4.3 ब्रिटेन है और पोलैंड में 1.9 है। ये बात सही है कि H1B वीजा के नए नियमों से भारत के पेशेवर कामगारों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन यह भी सच है कि भारत के प्रतिभाशाली इंजीनियर्स, वैज्ञानिक और बाकी के कुशल कामगारों की जरूरत पूरी दुनिया को है। यह अभी से ही दिखने लगा है और यही कारण है कि अमेरिका ने नए नियमों का ऐलान किया तो चाइना ने अपनी के वीजा पॉलिसी लेकर आया है। ये के वीजा दक्षिण एशिया के उन लोगों को जारी किया जाएगा जो स्टेम टैलेंट की श्रेणी में आते हैं। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले कुशल और पेशेवर कामगार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है और इसके वीजा पॉलिसी को चाइना 1 अक्टूबर से लागू कर रहा है। इसीलिए वो कहता है कि चीन की नजर भारत के पेशेवर कामगारों पर है। चीन ही क्यों? दूसरी बड़ी खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि वो दुनिया के टॉप टैलेंट वाले लोगों के लिए वीजा फीस खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। ग्लोबल टैलेंट, टॉप टैलेंट जिसके रिकॉग्निशन पर वो वीजा फीस ही समाप्त करने को तैयार है। ब्रिटेन की सरकार चाहती है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, प्रोफेसर, डिजिटल एक्सपर्ट्स उनके देश में आकर बसे, काम करें। इसके पीछे बड़ा मकसद यह है कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च में ब्रिटेन को और मजबूत बनाना और यहां भी भारत के प्रतिभाशाली लोगों को फायदा होगा। तो यहां भारत के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अब हमारे देश में ऐसी व्यवस्था बनेगी जिससे ये प्रतिभाशाली भारतीय यहीं पर अपने देश में रुककर नए नए स्टार्टअप्स, कंपनीज में काम करें। जैसे चाइना के युवा दूसरे देशों में नहीं जाते, उन्हें वहीं अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं। क्या ऐसा भी भारत में हो सकता है? सोचिए 32% से ज्यादा वो है वहां पर आईटी टैलेंट, लेकिन वो ज्यादातर लोग चाइना में ही रहकर चाइना में योगदान देते हैं। आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि देश के लोग आज के दिन को जीएसटी बचत उत्सव के रूप में मनाएं। और देखिए कि आज भारत के लोगों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। Hyundai कंपनी के नवरात्रि के पहले दिन 11,000 गाड़ियों की बुकिंग की है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि छोटी गाड़ियों पर जीएसटी 28% से 18% हो गया है और बड़ी गाड़ियों पर पहले 44 से 50% टैक्स लगता था, लेकिन अब ये भी 40% हो गया है। और इसी के बाद ये नया रिकॉर्ड बना। रोजमर्रा के सामानों से लेकर एसी, डिश वॉशर, गाड़ियों की कीमतों में जीएसटी की छूट से भारी कमी आई है।